नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम स्टेशनों पर लगे हुए यात्री सूचना प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कई तरह के सूचना प्रणाली को मिलाकर एक आईपीआईएस नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम या एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली है। तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले देखें इसका बारे में जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में। जो है पहला है इंट्रोडक्शंस, दूसरा है इंस्टॉलेशन, तीसरा है टाइप्स ऑफ फेलियर और चौथा है फॉल्ट फाइंडिंग एंड रेक्टिफिकेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में कहें तो आईपीआईएस मीन्स होता है कि इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आज के डेट में बहुत विस्तार से इसका यूज किया जा रहा है। जो यूज किए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इन कई जगह पे जहाँ पे हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है वहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं। ये जो है आईपीआईएस सिस्टम, ये पैसेंजर को से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे हम कोई भी सूचना या तो ऑडियो हो या तो वीडियो हो या टेक्स्ट रूप में हो, हम उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि हर जगह पे कोई ना कोई स्टैंडर्डाइज किया जाता है, तो रेलवे में जितने भी इक्विपमेंट वगैरह लगे रहते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड के अनुसार लगे रहते हैं। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड है, जो कि आरडीएसओ एक संस्था है जो कि इसको अप्रूव करता है। किसी भी चीज़ को जो रेलवे में यूज होने वाली है उस चीज़ को अप्रूव करता है। तो आईपीआईएस का उसका स्पेसिफिकेशन नंबर है RDSO/SPN/TC/61/2012 रिवीजन थर्ड। तो ये रिवीजन थर्ड का बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अभी जो है पहला कंटेंट्स था हमारा कि इन्फॉर्मेशन तो जान ही गए हैं, और धीरे धीरे और पता चल जाएगा कि इसका क्या क्या यूजेस हैं, क्या कैसे कैसे वर्क करता है। दूसरा होता है इंस्टॉलेशन। चूँकि हम इसमें पूरा कवर कर रहे हैं, ये खासकर रेलवे मेंटेनर के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा। तो हम इंस्टॉलेशन के बारे में जानें कि जब भी कोई सिस्टम इंस्टॉल होता है तो कैसे इंस्टॉल करवाना है, या कि वो कैसे इंस्टॉल किया गया है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी इंस्टॉलेशन होता है सबसे पहले कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए उसका मटेरियल चाहिए होता है। मटेरियल या इक्विपमेंट कह सकते हैं, या कि जो भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको सेट ऑफ इक्विपमेंट को हम फिर उसको पूर्ण रूप देते हैं। तो इसके लिए एक हम यूज करते हैं कैबिनेट या रैक बोलते हैं। ये एक अलमारी जैसे होता है। फ्रंट लाइन में फ्रंट जो डोर होता है वो ग्लास का होता है, जिससे हमें अंदर लगे हुए पूरे इक्विपमेंट बाहर से दिखाई दे सके, और उसको पार्टीशन करके हम जिस पार्ट को हम चाहें तो खोल के अब वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, वो इक्विपमेंट को हम देख सकते हैं। दूसरा होता है कि सीपीयू, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, विथ आईपीआईएस सॉफ्टवेयर लोडेड। यानी कि हमें ऐसा सीपीयू चाहिए होता है जिसमें कि ये सॉफ्टवेयर लोड करके चाहिए होता है, क्योंकि जब बिना सॉफ्टवेयर के हम कैसे इसको वो कर सकते हैं। हर एक उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आईपीआईएस का पूरा डेटा पूरा इसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, और रिडंडेंट मोड पे हम यूज करते हैं। क्योंकि यदि एक सीपीयू कहीं खराब हो जाए या फेल हो जाए या किसी कारणवश बंद हो जाए, तो हम दूसरे सीपीयू से तुरंत उसको ऑपरेट करके हम पूरी जो इन्फॉर्मेशन है या कि इसका कार्य है वो जारी रख सकें, तब तक हम उसको मेंटेन करके दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अभी जैसे देखे हैं कि स्टेशनों में ट्रेनों का अनाउंसमेंट होता है, कुछ स्पेशल मैसेजेस का अनाउंसमेंट होता है। तो ये अनाउंसमेंट होता कैसे है? क्योंकि कंप्यूटर भी काम करता है, कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए होता है।
तो ये ऑडियो फाइल पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिस सेक्शन में या जिस स्टेशन पे ये सिस्टम इंस्टॉल होता है वहाँ से कितने सारे ट्रेन, कौन कौन सी ट्रेन नंबर या नाम ये गुजरने वाली है, उनका प्री रिकॉर्डेड मैसेज पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और स्पेशल मैसेज जैसे कि जो कॉमन मैसेज हैं कि यहाँ वहाँ थूकना मना है, या कि टिकट लेके ही यात्रा करें वगैरह वगैरह, कई सारे मैसेजेस होते हैं जो कि इसमें प्री लोडेड होते हैं। कई बार हमें बीच बीच में कुछ स्पेशल मैसेजेस जारी किए जाते हैं जिनको भी इंस्टॉल किया जाता है। और ध्यान रहे कि ये सभी ऑडियो फाइल्स वेब फॉर्मेट में ही सपोर्ट करता है PIS सिस्टम। इसके बाद मॉनिटर है जो कि हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या ऑपरेट हो रहा है उसको देखने के लिए यूज होता है। KBM स्विच, यहाँ पे KBM स्विच जो यूज हो रहा है, और चीज़ों से तो हम अवगत रहते हैं, थोड़ी KBM स्विच के बारे में जान लें। KBM स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि मल्टीपल इनपुट लेकर एक आउटपुट देता है, या ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हमने 2 CPU लिए तो दोनों CPU को KBM के थ्रू हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, यानी एट अ टाइम में KBM स्विच जो है या तो CPU 1 को मॉनिटर में दिखाएगा उसका वीडियो, या तो CPU 2 को दिखाएगा। इसी तरह हम जो उसको कंट्रोल करते हैं उसमें से कमांड देते हैं, जिसका सिलेक्शन होता है उसमें से कमांड जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे 8 पोर्ट स्विच, या कि हम ईथरनेट स्विच कह सकते हैं। अभी हमने 2 कंप्यूटर लिया है, तो दोनों कंप्यूटर को ईथरनेट केबल के थ्रू जोड़ने के लिए हम 8 पोर्ट स्विच या ईथरनेट स्विच का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई अपडेट करना होता है सिस्टम में, तो हम दोनों को बार बार ना अपडेट करके एक में अपडेट करें और दूसरे को उसको शेयरिंग करके उसका डेटा को हम वहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे दोनों में अपडेट हो जाता है कोई भी डेटा अपडेट करना हो। या कि अभी लेटेस्ट सिस्टम है जो कि हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके कोच का पोजीशन और उसके डिले होने का हम जान सकते हैं, जिसको हम NTES सर्वर भी बोलते हैं। इसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट करके, जिससे कि यूजर्स को इजी हो जाता है। फिर कीबोर्ड माउस जो कि ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होता है, इसमें एक ही कीबोर्ड माउस की ज़रूरत होता है क्योंकि KBM स्विच के थ्रू कनेक्ट होता है। तो जैसे ही KBM स्विच जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होगा उस कंप्यूटर में हमारा कीबोर्ड और माउस कनेक्ट हो जाएगा। अब फिर कोई भी इक्विपमेंट हो, हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब कहलाते हैं, उसको पावर बैकअप चाहिए होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो हम UPS के थ्रू सभी इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है, जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक विभाग से, तो कभी भी, तो उसको करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कि तुरंत हमारा सिस्टम बंद ना हो, और सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे 2 UPS यूज कर रहे हैं। एक UPS का सप्लाई जो है, जो रैक में जितने सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल होंगे, यानी हम कह सकते हैं इंडोर जहाँ पे ऑपरेटर बैठता है वहाँ पे जितने इक्विपमेंट होते हैं वो पूरे वहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करेगा। और दूसरा जो UPS है वो बाहर लगे जो डिस्प्ले बोर्ड्स या कि PDCH रहते हैं उनके लिए वो सप्लाई करता है। इतना हुआ। अभी इसमें क्या है, कोई स्पेसिफिकेशन वो नहीं है कि हमें इतने KVA का UPS ही चाहिए। इसमें ये है बैकअप हमें चाहिए होता है। ठीक है, एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 आवर का बैकअप हम लेके चलना चाहिए कि इतना बैकअप मिल जाए। हमें बड़े बड़े स्टेशन हैं, उसमें कई सारे बोर्ड्स रहते हैं, कई सारे इक्विपमेंट रहते हैं। जितने ज़्यादा बड़ा स्टेशन होगा उतने इक्विपमेंट रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसका जो कंजप्शन है, पावर कंजप्शन, वो बढ़ेगा। इसलिए हमें ज़्यादा कैपेसिटी के UPS डालना पड़ेगा। और छोटा स्टेशन है तो कम में भी 1.5 2 KVA 3 KVA 5 KVA जैसे जहाँ रिक्वायरमेंट है वैसा हम यूज करते हैं। अब आता है MDCH। MDCH जिसका नाम है मेन डेटा कम्युनिकेशन हब। मेन डेटा कम्युनिकेशन हब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा डेटा जितना हम भेजते हैं, चाहे वो डिस्प्ले बोर्ड में हो या तो कहीं पे भी, जो भी डेटा हम भेजते हैं या टीवी में, CCTV में, ये चीज़ें यही कंट्रोल करता है मेन डेटा कम्युनिकेशन हब। और ये जो है
ये कंप्यूटर के पास ही लगा होता है, यानी कह सकते हैं हम कि रैक में ही इसका इंस्टॉलेशन होता है। दूसरा है पीडीसीएच। पीडीसीएच मैं यहाँ पे एक नंबर लिखा हूँ, एमडीसीएच तो एक ही यूज होता है, पीडीसीएच यहाँ एक नंबर लिखा हूँ। यदि एक मीन्स पर प्लेटफॉर्म एक चाहिए, यानी जितने प्लेटफॉर्म में हमें सिस्टम इंस्टॉल करना है, यानी डिस्प्ले सिस्टम लगाना है, उतने पीडीसीएच की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो पीडीसीएच होता है डेटा कंट्रोल करता है, वो एक प्लेटफॉर्म में जितने भी डिस्प्ले बोर्ड्स लगे रहते हैं उसका डेटा को कंट्रोल पीडीसीएच करता है। नेक्स्ट देखते हैं एमएलडीबी। अभी यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, जो कि एमएलडीबी मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड है। इसमें कई सारे डिस्प्ले लाइन रहते हैं, एक लाइन में एक ट्रेन दिखाता है। ये भी हम एज पर रिक्वायरमेंट लेंगे, बड़ा स्टेशन कितने ट्रैफिक रहती उस हिसाब से हम इसका वो करते हैं। बड़े बड़े स्टेशनों में दो अलग अलग बोर्ड ऐसा यूज करते हैं कि एक मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड में अराइवल ट्रेन का डिस्प्ले हो, दूसरे में डिपार्चर ट्रेन का हो। ऐसे बड़े बड़े स्टेशनों पे अरेंजमेंट रहते हैं। और कई जगह पे रहते हैं कि एक इंट्रेंस पे दोनों साइड पे इंट्रेंस और एग्जिट रहता है बड़े बड़े स्टेशनों में, तो दोनों साइड लगा रहता है। और कहीं पे वेटिंग हॉल या कि एक जो बहुत बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया रहता है वहाँ पे भी लगाया जाता है। ठीक है, ये एज पर रिक्वायरमेंट वहाँ का कैसा रिक्वायरमेंट है हम यूज करते हैं, या कि हम एक में ही यूज कर लेते हैं। कई सारे स्टेशन में एक ही लगाते हैं, उसमें अराइवल का भी दिखाता है, डिपार्चर ट्रेन का भी दिखाता है। वो अभी एक स्लाइड में मैंने रखा है उनका डिस्प्ले, वो कैसे दिखता है कैसा वर्क करता है वो चीज़ें भी देख लेंगे। दूसरा है एट एजीडीबी, एट अ ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड। ये भी एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं। अब इसमें इसकी खासियत ये है, ये भी ट्रेन का ही डेटा डिस्प्ले करेगा, लेकिन एक समय में एक ही ट्रेन का डेटा डिस्प्ले करेगा विथ कोच पोजीशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रेन का जो अराइवल है, डिपार्चर है, क्या टाइम है, कौन से प्लेटफॉर्म में जाएगी, वो तो शो करेगा ही, प्लस उसके साथ साथ ट्रेन का कोच पोजीशन इंजन से लेकर पीछे के गार्ड डिब्बे तक का सीक्वेंस दिखाता है। इसलिए जब भी हम कहीं पे जाते हैं बड़े स्टेशनों में, तो जहाँ पे ये बोर्ड लगा होता है वहाँ से हम देख सकते हैं कि S1 S2 या A1 B1 ये किधर पे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हमें ज़्यादा वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड। ये प्लेटफॉर्म में लगाया जाता है और सिंगल लाइन का ही जनरली होता है। इसमें एक टाइम पे एक ही ट्रेन का डिस्प्ले होता है और उसमें अराइवल डिपार्चर कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी ये चीज़ें सिर्फ डिस्प्ले होता है, जिससे कि हम कोई प्लेटफॉर्म पे यात्री है तो वो देख सके कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे कितने टाइम पे आने वाली है। अगला है CGDB, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड। कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड होता है एक प्लेटफॉर्म में जो यूज करते हैं हम 24 से लेके 26 तक यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि ये लगभग जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें लंबी दूरी की ट्रेनें हैं 24 कोचेस की रहती हैं, इसलिए 24, 25 या 26 तक भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, पार्टिकुलर कोच की पोजीशन दिखाता है। मीन्स S1 कहाँ पे आएगा, S2 कहाँ पे आएगा, B1 कहाँ पे आएगा, B2 कहाँ पे आएगा, जनरल डिब्बा कहाँ पे आएंगी। ये सब चीज़ें ये पर्टिकुलर स्पेस पे फिक्स रहते हैं कि उस जगह पे जो डिस्प्ले कर रहा है जनरली उस डिब्बा वहीं पे आता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी को रोका जाता है, या कि पहले से प्री डिफाइंड होता है कि यहाँ पे गाड़ी रुकती है, तो उस हिसाब से ये कोच पोजीशन सेट कर दिया जाता है। और इसको जब भी डिस्प्ले करना होता है तो कोच पोजीशन आ जाता है, जिससे यात्री क्या है कि पहले से आके और वो पर्टिकुलर अपने टिकट के अनुसार देख के कि उसको कौन सा कोच अलॉट हुआ है उसकी जगह पे जाके वो इंतज़ार कर सकता है ट्रेन का, और सामान है तो वो भी वहाँ पे रख सकता है जिससे आसानी हो। नहीं तो यदि ऐसा कोच पोजीशन मालूम नहीं होगा तो जिसके पास सामान ज़्यादा है या ज़्यादा नहीं चल पाता है उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, दूसरे कोच में चढ़ना पड़ सकता है, फिर ट्रेनों में भी दिक्कत होगी। इसलिए बहुत इजी है ये पैसेंजर को जानने के लिए कि कौन सा कोच कौन सी ट्रेन किधर पे आ रही है, कितने टाइम पे आ रही है।
अभी ये चीज़ें क्या डिस्प्ले बोर्ड्स थे, यानी कि हम बोर्ड में डिस्प्ले होके जानकारी दिया जा रहा था कौन सी ट्रेनें कहाँ पे आ रही हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना लेट चल रही है, या कितने टाइम पे आएगी या कहाँ से जाएगी। ये चीज़ें, एक चीज़ और यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, सीसीटीवी, मतलब देखे होंगे कि इस समय पे स्टेशनों में टीवी वगैरह, प्लाज्मा टीवी, एलसीडी टीवी भी लगाई जाती है, उसमें भी दिखाया जाता है। तो उसमें भी एज ए मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड ही शो करता है, कई सारे ट्रेनें एक साथ में शो करती रहती हैं बारी बारी अलग अलग लैंग्वेजेस पे। अभी ये डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए। अब आते हैं हम अनाउंसमेंट, जिसमें अनाउंसमेंट होता है। तो अनाउंसमेंट के लिए क्या चाहिए, कोई भी बोलता है तो उसकी आवाज़ें बहुत दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए एम्पलीफायर का यूज होता है। हरदम जानते हैं कोई भी सभा होता है वहाँ भी एम्पलीफायर का यूज होता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है जो भी आवाज़ होती है उसको ज़्यादा आवाज़ से और पूरे प्लेटफॉर्म में, पूरे स्टेशन एरिया में हमें कवर करके देता है। यानी हम अभी इसमें जो एम्पलीफायर यूज होता है वो भी एज पर रिक्वायरमेंट की, कितना बड़ा स्टेशन है, कितना छोटा स्टेशन, उस कैपेसिटी का वो लगाया जाता है। ठीक, क्योंकि ज़्यादा स्पीकर्स लगेंगे तो उसका लोड ज़्यादा होगा, तो उसका जो कैपेसिटी है ज़्यादा होना चाहिए। छोटा स्टेशन है तो चल जाता है कम में भी। अभी एम्पलीफायर तो है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। अब इसमें माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स भी यूज होते हैं। स्पीकर तो जनरली प्लेटफॉर्म पे, वेटिंग हॉल पे, सर्कुलेटिंग एरिया पे, हर जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे कि पैसेंजर्स को आवाज़ आ सके, कोई भी अनाउंसमेंट हो तो आवाज़ आ सके। क्योंकि पीसी बेस्ड जो हमारा सिस्टम है उसमें मैंने बताया कि प्री लोडेड फाइल होते हैं, उसको प्ले करना होता है जिससे वो बोलता रहता है और पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि इस ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मैनुअली भी बोलने की जरूरत, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो कि उसमें नहीं है, या स्टॉप कॉलिंग के लिए हुआ या कोई भी चीज़ें, तो हमें मैनुअल भी अनाउंसमेंट करना पड़ जाता है। इसलिए माइक्रोफोन भी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि कोई भी इमरजेंसी या कि कुछ भी ऐसा वर्क है तो माइक्रोफोन के जरिए जो ऑपरेटर है खुद वहाँ से अनाउंसमेंट कर सकता है। अभी जैसे मैंने अभी जो डिस्क्राइब किया, कई सारे डिस्प्ले बोर्ड, कई सारे इक्विपमेंट, डेटा हब, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब किया। अभी ये ऐसे तो वर्क करेंगे नहीं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए सबको पावर सप्लाई देने की, पावर देने के लिए पावर केबल का यूज होता है, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, जो कि सीपीयू, पार्टिकुलर डेडिकेटेड सीपीयू होता है उसमें से कनेक्ट करके रखता है। अभी ये हो गया पावर सप्लाई के लिए। इसमें 230 वोल्ट ही पावर सप्लाई हम देते हैं। वहाँ उसके इंटरनल एसएमपीएस होता है, इसलिए जिसको जितना सप्लाई चाहिए होता है वो कन्वर्ट करके वो देता है। हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई ही प्रोवाइड करते हैं हर इक्विपमेंट को। इसके बाद जो डेटा केबल्स भी हैं, डेटा भेजने के लिए सभी को डेटा कनेक्टिविटी चाहिए, तो डेटा केबल्स भी यूज होते हैं। और अलग अलग जो इक्विपमेंट है उसका कनेक्टर टाइप अलग अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय अलग अलग वो दिया जाता है, तो उस हिसाब से कनेक्टर और केबल हम यूज करते हैं। इसके बाद जो बोर्ड्स हैं उनको फिक्स किया जाता है, कहीं पे फिक्स किया जाता है, कहीं पे हैंग किया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो अर्थिंग का होता है, यानी कि सिस्टम को ग्राउंड करना कभी ना भूलें। यदि ग्राउंड नहीं है तो जो आवाज़ है उसमें कई सारे हमिंग, नॉइस जनरेट हो सकते हैं, और कभी शॉर्ट सर्किट या कि कभी बॉडी टच हो गया पावर से तो उसमें शॉक लगने का भी खतरा रहता है। तो उसमें ऑपरेटर और जो मेंटेनर है वो दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अर्थिंग सबसे पहले हम इक्विपमेंट को चालू करने के पहले सभी इक्विपमेंट को अर्थ करते हैं, जिससे नॉइस भी एलिमिनेट होता है और हम उसको सुरक्षित ऑपरेट कर सकते हैं। बीएनसी प्रोटेक्टर भी यूज करते हैं। ये क्या होता है कि कभी लाइटनिंग वगैरह यदि आया तो सर्ज अधिक ना आ जाए, वोल्टेज अधिक ना हो जाए, जिससे इक्विपमेंट खराब होने का खतरा रहता है, उससे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। अभी हमें इसका कनेक्शन करना है, तो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से इसके कैसे कैसे कनेक्टिविटी होती है वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ जिसमें कि सब चीज़ दर्शाया गया है। थोड़ी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने जैसे डिस्कस करते गए हैं वैसे ही देखिए।
सीपीयू हमने दो लिया, ये एक सीपीयू, ये दूसरा सीपीयू, ठीक है। दोनों को इथरनेट स्विच के थ्रू हमने इंटरकनेक्ट कर दिया, जिससे किसी एक में हम डेटा अपडेट करते हैं तो वो यदि नेटवर्किंग में है तो दूसरे में डेटा हम इजी अपडेट कर सकते हैं। अभी ये हम केवीएम स्विच में सबसे पहले इसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, केवीएम स्विच के थ्रू, और केवीएम स्विच में कनेक्ट कर दिए। देखिए इसमें केवीएम स्विच में दो इनपुट यहाँ से गया, और भी तीन इनपुट चार इनपुट के डिवाइसेस आते हैं, तो हमें जितने कनेक्ट करना है उतने भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ रिडंडेंट मोड में दो ही सीपीयू यूज कर रहे हैं, इसलिए दोनों को हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए। इसमें डेटा केबल, वीजीए केबल जो बोलते हैं वो भी, पावर के वो सॉरी ऑडियो केबल वगैरह सब रहते हैं, ये केवीएम स्विच में है, जो कि हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो केवीएम स्विच से है मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए जो मॉनिटर है, यदि CPU 1 को हमने इसमें से सेलेक्ट कर रखा है तो CPU 1 का आउटपुट जो है या कि जो भी डिस्प्ले है वो यहाँ पे दिखाएगा। यदि हम CPU 2 से कनेक्ट करके रखा है तो CPU 2 का यहाँ आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा, और उसी के साथ कीबोर्ड और माउस भी कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके साथ कनेक्टिविटी रखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये लोकल कनेक्टिविटी का। अभी हम देखते हैं कि जो डिस्प्ले सिस्टम है उसको कनेक्टिविटी देना है तो कैसे कैसे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए MDCH जो मैंने बात कर रहा था, मेन डेटा कम्युनिकेशन हब, ये भी हम उसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे ये पूरे सिस्टम रखा जाता है। तो MDCH वहीं रखें। इसमें से RS-232 कनेक्टर का केबल, डेटा केबल से हम इसके सीरियल पोर्ट से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनपुट में हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका आउटपुट जो है, आउटपुट पोर्ट है, वहाँ से हम डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे। जिस जिस डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा ये MDCH, उसकी कनेक्टिविटी देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दें कि MDCH में जो आउटपुट पोर्ट होते हैं वो 16 पोर्ट होता है, और सभी इंडिविजुअल पोर्ट, मतलब कहने का मतलब हर एक पोर्ट 4 डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम 4। इसमें एक सिंगल भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, 2 डिवाइस भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। एक पोर्ट में मैक्सिमम 4 डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। यदि हमारे पास ज़्यादा बोर्ड्स नहीं है या ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है तो हम जनरली एक पोर्ट से एक ही डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो जैसे देखिए हमने एक पोर्ट मान लो कि MLDB के लिए दे दिया। अभी यहाँ पे जो केबल यूज होंगे RS-485 कनेक्टर के थ्रू, जो डेटा केबल है वो हम कनेक्ट करेंगे, ये सभी में आएंगे। तो RS-485 के थ्रू हम MLDB मल्टीलाइन डिस्प्ले बोर्ड में ले गए, एटाग्लांस डिस्प्ले बोर्ड में ले जा सकते हैं, और कोई बड़े बोर्ड हैं उसमें ले जा सकते हैं, ठीक है। और जो है PDCH भी MDCH के आउटपुट पोर्ट से ही कनेक्ट होता है। तो हमें एक पोर्ट से हम PDCH ले गए एक प्लेटफॉर्म पे, और PDCH लगाना, मान लीजिए 2-3 प्लेटफॉर्म पे लगाना है तो एक और PDCH दूसरे पोर्ट से ले गए PDCH के लिए कनेक्टिविटी, और ले जा सकते हैं। ऐसे करके हम ले जा सकते हैं। अभी जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जो PDCH लगा है उसमें जितने भी डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे, जैसे PDB प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड जितने भी लगेंगे उतने को वहाँ से कनेक्टिविटी दे सकते हैं। CGDB 24, 25, 26 कितने लग रहे हैं उसकी भी हमें कनेक्टिविटी PDCH पोर्ट से ही देना है, इतना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, PDCH जो होता है उसमें भी 16 ही आउटपुट पोर्ट होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि एक पोर्ट में इसमें मैक्सिमम 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि MDCH में 4, PDCH में 8, यानी एक पोर्ट से मैक्सिमम 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यानी एक पोर्ट लिए हैं तो 8 PDB कनेक्ट कर सकते हैं, या कि एक पोर्ट से 8 CGDB को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम, कोई ज़रूरी नहीं कि 8 ही करें, हम एक सिंगल भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। तो हम 8 भी, जैसे CGDB है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे इक्विपमेंट नहीं लगे हैं कि सभी पोर्ट यूज हों, तो जैसे एक पोर्ट से 8 CGDB कनेक्ट कर सकते हैं, तो 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 करना है मान लीजिए, तो 3 पोर्ट यूज होंगे, तो हम 8 मैक्सिमम भी नहीं करते। मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्लॉट वो खराब हो गया तो हम 6 यूज कर लेते हैं, कि एक पोर्ट से 6 या कि 4 ऐसे यूज कर लेते हैं,
और एकांत खाली रखते हैं एक पोर्ट में भी डिवाइसों की संख्या। इस तरह से हम कनेक्टिविटी देते हैं, वो आगे मैं और एक स्लाइड में दिखाता हूँ। अभी ये डिस्प्ले सिस्टम का पूरा अरेंजमेंट हमने देख लिया। अभी आता है अनाउंसमेंट, क्योंकि इसी में इंटीग्रेट करके रखा है, सब कुछ इसी में इंटीग्रेट करके रखा। अभी अनाउंसमेंट के लिए देखें तो एम्पलीफायर जो है केबीएम स्विच के थ्रू ही कनेक्टेड है, ठीक है। केबीएम स्विच के जो ऑडियो आउटपुट है वो एम्पलीफायर के ऑक्सिलरी पोर्ट में जाएगा, और उसमें माइक्रोफोन भी हम कनेक्ट करके रखते हैं कि मैनुअल अनाउंसमेंट करना हुआ तो वहाँ से कर सकता है। फिर स्पीकर्स जो कि प्लेटफॉर्म में, वेटिंग हॉल में, सर्कुलेटिंग एरिया में, जहाँ जहाँ भी हमें देना है तो यहाँ से जो भी निकलेगा उसको पैरेलल कनेक्टिविटी सभी स्पीकर्स को हमें देना है। तो ये हुआ कनेक्टिविटी डायग्राम, आपको समझ में आया होगा। आप जाएं स्टेशन में, सब कुछ एक बार देखें तो और समझ में आ जाएगा। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें से पूरी कनेक्टिविटी को समझाने की कोशिश किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे देखो, मैंने एक प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे जैसे MDCH है, MDCH तो प्लेटफॉर्म में नहीं रहता, ये मानो कि ये रैक में ही है जहाँ पे यूजर्स ऑपरेट करता है, यानी कंट्रोल कंसोल यूनिट में ही ये रखा है। अभी वहाँ से देखिए ये दो इनपुट आया ना, एक पहले CPU से आया, दूसरा दूसरे CPU से आया, ये MDCH में कनेक्ट हो गया। अभी MDCH से सभी कनेक्शन जाएंगे, तो मान लो पहला कनेक्शन AGDB में दे दिया, कोई सा भी इसमें पोर्ट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिक्वेंसली लेना है, लेकिन डिफाइन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में जाके कि कौन से पोर्ट में कौन सा डिवाइस हमने कनेक्ट किया हुआ। तो AGDB ले लिया, PDCH ले लिया उसके आउटपुट में, MDCH से MLDB ले लिया, और कोई डिवाइस है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म में या कि सर्कुलेटिंग एरिया में, एंट्रेंस में, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो इतना एरिया है, ये पूरा प्लेटफॉर्म में ही रहता है। तो देखो प्लेटफॉर्म में PDCH लगा दिए, PDB भी प्लेटफॉर्म में ही लगता है, और जो CGDB हैं वो भी प्लेटफॉर्म में ही लगते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो CGDB रहते हैं स्टेशन के एक छोर से लेकर दूसरे स्टेशन के दूसरे छोर तक बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, एक लाइन से लगे हुए होते हैं, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है 22.5 मीटर, यानी कि 22.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है दो CGDB के बीच में। क्योंकि जो अपने इंडियन रेलवे में कोचों की जो लेंथ है 22.5 मीटर लेंथ की होती है, तो हम हर एक CGDB के बीच में 22.5 मीटर का डिस्टेंस रखते हुए इनको हम अरेंज करते हैं सीधे डायरेक्शन में। अभी देखिए ये रेल दिख रहा है, अभी ये सेंटर लाइन है जो रेल का है, वो हम हरदम जब भी डिस्टेंस से लेके कि हम पर्टिकुलर परमिशन लेते हैं कितने डिस्टेंस पे लगाना, तो सेंटर ऑफ द ट्रैक से हम ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम मेजर करके और उसको एक ही सीधा दिशा में लगाते हैं और गैप मेंटेन करते रहते हैं सभी CGDB के बीच में 22.5 मीटर। देखिए यहाँ से मैं डिफाइन कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके 24 नंबर CGDB तक। अभी मैं जो इसमें यूज किया हूँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 CGDB को मैं डेजी चैन, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, डेजी चैन के माध्यम से मैं इनका डेटा कनेक्टिविटी करके रखा है, या कि हम कह सकते हैं पैरेलल कनेक्टिविटी, ठीक है। ये 6 CGDB को मैं डेजी चैन के माध्यम से कनेक्ट करके रखा है, और यहाँ से जो भी निकलेगा वो मैं सीधा, अभी यहाँ किसी में भी नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा PDCH के किसी पोर्ट में चला जाएगा। यानी 6 का हमने एक ग्रुप कर दिया। मैंने बताया था कि एक पोर्ट से मैक्सिमम 8 कनेक्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ 6 किया है, तो 6 कर लिया एक पोर्ट में, हम दो खाली रह जाएंगे, तो कभी कोई एक पर्टिकुलर उसका प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो 6 का मैं यहाँ ग्रुप लिया हूँ, तो 4 पोर्ट यूज हुए। इसी तरह 7 से 12 तक इनको डेजी चैन के कनेक्टिविटी करके अगले पोर्ट में ले लिया, 13 से 18 तक,
और 19 से लेके 24 तक, ऐसे करके 6 ग्रुपिंग करके मैंने चार पोर्ट यूज कर लिया है यहाँ पे CGDB के लिए। 2 PDB लगाया है तो 2 पोर्ट PDB के लिए यूज कर लिया है, यानी कुल मिला के मैं PDCH का 6 पोर्ट यहाँ पे यूज किया हूँ आउट ऑफ 16। अभी 10 पोर्ट खाली हैं, हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, या कि कोई भी पोर्ट खराब हुआ तो हम चेंज कर सकते हैं, उसको निकाल के हम दूसरे में डाल सकते हैं और सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर देंगे। तो ये था डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया कि कैसा इंस्टॉल किया जाता है। अभी मैंने साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी करते गया था कि कौन किस लिए यूज होता है, तो देख लेते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड रखा हूँ। तो CPU कंट्रोल कंसोल यूनिट, ये क्या होता है कि जो भी रैक में जितने भी यूनिट लगते हैं उन सबको मिला के कंट्रोल कंसोल यूनिट बनता है, ठीक है, जिसमें कि CPU रिडेंडेंट मोड में रहता है ना, वो CPU उसी में आ जाता है। KVM स्विच भी या रिडंडेंसी स्विच भी बोलते हैं, वो रहता है। इथरनेट स्विच, MDCH, PDCH, ये चीज़ें इतना कंट्रोल कंसोल यूनिट मिल के बनाते हैं, ठीक है। मैंने कनेक्टिविटी समझा ही दिया है। MLDB, HDB, PDB, CGDB, इनकी भी मैं फंक्शनिंग समझा दिया हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। एम्पलीफायर भी, माइक्रोफोन एंड स्पीकर, पावर बैकअप, UPS। पावर बैकअप जो होता है, UPS जो यूज करते हैं, ऑनलाइन UPS ही यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक्सटर्नल बैटरी हम ऐड करते हैं, इंटरनल बैटरी वाला UPS यहाँ पे नहीं चलता है, एक्सटर्नल बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए, जो MLDB मैंने बताया था, मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड, देखिए इसमें कई सारी लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन। अभी लेकिन वैसे RDSO ने जो अप्रूव किया 5 लाइन 10 लाइन, ये स्टैंडर्ड होते हैं, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो है, ये ट्रू कलर डिस्प्ले बोर्ड। ट्रू कलर मीन्स जैसा कलर वहाँ पे दिखेगा वैसा ही यहाँ पे दिखाया जाएगा, यानी कि इसमें जो LED रहते हैं वो कलर LED रहते हैं, और जिस कलर में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उस कलर में डिस्प्ले होगा। ये चीज़ें महंगी भी बहुत पड़ती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे इसका यूज होता है, नहीं तो हम सिंपल ये वाला यूज करते हैं। ये भी मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड है, इसमें भी LED रहती है, लेकिन इसमें पार्टिकुलर जैसे रेड LED है तो रेड LED, या कि वाइट LED यूज हुआ है तो वाइट LED ही यूज होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि कलर वो होता है, सेम चीज़ें हैं। जैसे पहले ट्रेन नंबर, फिर ट्रेन नेम, फिर एक्सपेक्टेड टाइम। जो एक्सपेक्टेड टाइम दिखाता है वो यहाँ देखिए A और D लिखा है, मतलब अराइवल या डिपार्चर, ये कॉमन यूज हुआ है, इसलिए ये A दिखा रहा मतलब अराइवल टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे D लिखा मतलब डिपार्चर का टाइम दिखा रहा है। ये चीज़ें एक्सपेक्टेड टाइम जो है यहाँ कंसर्न आगे देख सकते हैं कि अराइवल का है कि डिपार्चर का है। और प्लेटफॉर्म नंबर भी शो कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ये आएगी, यानी गाड़ी नंबर, उसका नाम, किस टाइम पे आएगी या जाएगी, ठीक है, और कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ये एंट्रेंस में ही खासकर लगा होता है, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी और कितने टाइम पे आएगी, जिससे हम उस प्लेटफॉर्म में आसानी से जा सकें, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह ये TV में भी, जो प्लाज्मा TV वगैरह होते हैं, सेम ऐसे उसमें भी यूज होता है। और ट्रू कलर, ये दोनों सेम ही दिखते हैं क्योंकि कलर्ड रहते हैं। अभी यहाँ पे PDB, HDB, ये देखिए PDB जो प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड है, इसमें गाड़ी संख्या, गाड़ी का नाम, अराइवल या प्रस्थान का समय, प्लेटफॉर्म क्रमांक, ये है, सिंगल लाइन है, इसमें ये सब चीज़ें जानकारी दिया जा रहा है, यानी प्लेटफॉर्म पे लगाया जाएगा। और प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर हैं वो इसको देखकर कौन सी गाड़ी कहाँ पे आने वाली, किस समय पे आने वाली है, इसको देखकर वो पता लगा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड कहलाता है, इसका जो सिंगल लाइन का ही जनरली यूज होता है। दूसरा होता है ये एट अ ग्लांस डिस्प्ले, AGDB जिसको बोलते हैं। देखिए मैंने बताया था या तो 2 लाइन का होता है या 3 लाइन का होता है। 2 लाइन का क्या है, जनरली इतने कुछ नहीं आ पाते, इसलिए 3 लाइन का यूज करते हैं। तो पहला होता है ट्रेन नंबर, देखिए यहाँ भी ट्रेन का इन्फॉर्मेशन वैसे ही दिखाएगा, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, अराइवल या डिपार्चर का टाइम, यहाँ देखिए A लिखा मतलब अराइवल का टाइम, D लिखेगा मतलब डिपार्चर का टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर। ये पहला जो लाइन होता है वो ट्रेन की इंफॉर्मेशन दिखाता है,
और जो दूसरा है वो तीसरा लाइन है, दूसरा और तीसरा लाइन कोच की पोजीशन दिखाता है। अब देखिए यह इंजन है, यानी इस डायरेक्शन में जो लेफ्ट साइड है, जब भी आप प्लेटफॉर्म में एंटर करेंगे तो जो लेफ्ट साइड जो पड़ेगा उधर पे इंजन आएगा, और इंजन के बाद S1 S2 S3 S4 ये सीक्वेंस लगा है। देखिए इसमें सभी डेमो के लिए यूज किया था। देखिए S24 तक, और लास्ट में एक जनरल डाला है, तो यानी दाएं साइड लास्ट में एक जनरल आएगा, बाकी ये स्लीपर कोचेस आएंगे। इसमें B1 B2 ये एक डेमो के लिए दिया गया है, तो उसका ये चीज़ें दिखा रहा है। तो ये एट ए ग्लास डिस्प्ले बोर्ड होता है, ये प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड। ये डिस्प्ले बोर्ड रहे 3 तरीके के। अभी देखिए चौथा है CGDB, जो कि देखिए ये है ना, ये ट्रैक है, यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में यूज होता है। यहाँ पे ट्रेन आई, यानी यहाँ पे ये खंबा लगा है, खंबे में ये लटका हुआ है CGDB। तो यहाँ पे जो कोच आएगा, इसमें जो डिस्प्ले करेगा वही कोच आएगा। जनरली कभी कभी थोड़ी आगे पीछे हो जाता है रोकने में, या थोड़ी आगे ले लिया या के पीछे, तो वो हो जाता है, लेकिन हमें यहीं पे लगभग वो जो कोच यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो कोच यहाँ पे आएगी ट्रेन में। ठीक है, अभी देखिए ये खुले में, यहाँ पे कोई शेड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या है, एक पाइप पे 100 mm की पाइप लेंगे, इसमें ऊपर हैंगिंग अरेंजमेंट बना के यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इसकी कनेक्टिविटी जो डेटा केबल आएगा और पावर केबल वो अंडरग्राउंड आएगा, अंदर से घुस के ये जाएगा। यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स है, वहाँ पे BNC प्रोटेक्टर भी लगा रहता है, और वहाँ से हम ये जंक्शन बॉक्स से कनेक्टिविटी, यहाँ से जो केबल आता है यहीं पे टर्मिनेट होता है, आपस में जॉइंट होते हैं। ठीक है, और मेंटेनेंस के लिए हम इसको खोल, देखिए मेंटेन करने के लिए आदमी चढ़ा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये खोलने के लिए ये सीढ़ी लेके और ये चढ़ा और इसको देखेगा। ठीक है, और जैसे जहाँ पे शेड है वहाँ पे देखिए ये हैंगिंग अरेंजमेंट ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये लगा है। अभी यहाँ पे जो केबल आएंगे वो ऊपर से ही PVC पाइप में होते हुए आएंगे, और ये जंक्शन बॉक्स में टर्मिनेट होंगे, वहाँ से यहाँ से जो केबल आएगा वो, और यहाँ से ये जॉइंट होंगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह का वो है हैंगिंग अरेंजमेंट, कैसे किया जाता है शेड एरिया में और बाहर में कैसे किया जाता है। ये CGDB का है, इसमें एक समय में एक ही कोच दिखेगा। ठीक है, अभी देखिए टाइप्स ऑफ फेलियर। अभी तो इंस्टॉलेशन हो गया, उसका डिटेल्स हो गया। अब फेलियर, जैसे मैंने बताया कि ये मेंटेनर के लिए खासकर बहुत उपयोगी है, तो हम इसका फेलियर क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं, फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो तो देखते हैं। हमने सुना होगा सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है तो डेटा नहीं जाता है, कुछ भी ऑपरेट नहीं हो पाता, ये एक टाइप का फेलियर। दूसरा अनेबल टू सेंड डेटा डिस्प्ले, MLDB और AGDB में ही पर्टिकुलर डेटा नहीं जाता, बाकी जगह पे जाता है। अनेबल टू सेंड डेटा डिस्प्ले PDB CGDB या तो प्लेटफॉर्म में नहीं जाता डिस्प्ले बोर्ड में, या तो CGDB में नहीं जाता, या कि पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड में नहीं जाता या CGDB में। यहाँ पे सभी में नहीं जाता, यहाँ पे पार्टिकुलर कोई एक का चयन बता रहा हूँ, और इसमें MLDB HDB का नहीं जाता। फिर अनेबल टू सेंड डेटा टू सेट ऑफ CGDB, यानी जैसे मैंने बताया था 6 का सेट बनाया था, तो मान लीजिए पहले 6 में नहीं जा रहा है या कि दूसरे 6 में, ऐसे सेट में नहीं जा रहा, तो उसका जो फॉल्ट डिटेक्शन वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाफ डिस्प्ले करता है किसी में कि आधा ऊपर डिस्प्ले कर रहा, नीचे नहीं कर रहा है, नीचे कर रहा ऊपर नहीं कर रहा। फ्लक्चुएशन होता है, लाइट जलती बुझती रहती हैं LEDs। ठीक है, और कई सारे अनवांटेड LED भी जलती रहती हैं, या कि कुछ LED फ्यूज हो जाती हैं, ऐसा भी होता है। स्टॉप वर्किंग ऑफ PC बेस्ड अनाउंस सिस्टम, यानी जो अनाउंसमेंट है वो बंद हो जाता है जो कि हम PC से करते हैं। और नॉइस, अनाउंसमेंट में नॉइस आता है। चलिए देखते हैं, अभी फॉल्ट फाइंडिंग एंड रेक्टिफिकेशन का देखते हैं। फॉल्ट कैसे वो करते हैं पता, और उसके यदि सिस्टम हैंग हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपल है, सिस्टम को रीसेट करना है, सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, और रिस्टार्ट करके सिस्टम को हम फिर से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं और डेटा डालते हैं। इससे क्या होता है, यदि सिस्टम हैंग हुआ है तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा।
दूसरा है अनेबल टू सेंड डेटा डिस्प्ले बोर्ड ऑन MLDB एंड AGDB, यानी कि MLDB और AGDB में यदि डेटा नहीं जा रहा है तो इसका क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम किस में है, MDCH में, क्योंकि ये कनेक्टेड किससे होते हैं, MDCH से। तो हम क्या करते हैं, जो MDCH है उसको सॉफ्ट रीसेट कर सकते हैं या हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका जो भी डेटा अटका हुआ है वो पूरा रीसेट हो जाता है। इसके बाद हम लिंक चेक करते हैं, यदि लिंक चेक स्टेटस फाउंड ओके बताता है तो हम डेटा भेजेंगे और डेटा चला जाएगा इजीली। यदि इसके बाद भी हम जब लिंक स्टेटस चेक करते हैं और लिंक स्टेटस ओके नहीं आता है तो फिर क्या करते हैं, हम फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करते हैं MDCH से MLDB तक या कि AGDB तक। कहीं ऐसा तो नहीं केबल ब्रेक हो गया हो, केबल कुछ खराब हो गया हो, जो फिजिकल कनेक्टिविटी है वो चीज़ें चेक करते हैं। यदि ये भी ओके है तो प्रोबेबली प्रॉब्लम हो सकता है कि MDCH का पोर्ट में, जिस पोर्ट से वो कनेक्टेड है वो पोर्ट ही खराब हो गया हो। तो इस केस में हम पोर्ट चेंज करके उसको डिफाइन करके फिर लिंक चेक करेंगे, लिंक स्टेटस ओके आएगा, हम डेटा भेजेंगे और चला जाएगा। यदि ये करने पे भी नहीं आता है तो ध्यान दीजिए कि MDCH का और किसी का नहीं, MDCH का SMPS देखिए, जो पावर सप्लाई कार्ड है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो कनेक्टिंग वायर रहते हैं, जो FRC फ्लैट रिबन केबल होता है वो देखिए, वो तो लूज कंटेक्ट नहीं है, वो तो फॉल्टी नहीं है, ठीक है। और MDCH AGDB का भी देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ें, नेक्स्ट जो फॉल्ट है कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड में डेटा नहीं जा रहा। तो सबसे पहले देखिए और जगह जा रहा है, मीन्स इसमें नहीं जा रहा। तो ये किससे कनेक्टेड होते हैं, PDCH में, यानी प्रॉब्लम कहाँ है, PDCH में है। तो हम PDCH को सॉफ्ट रीसेट करेंगे, क्योंकि PDCH प्लेटफॉर्म में लगा रहता है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते कि जाके और उसको रीसेट करें, वो थोड़ी से लंबा प्रोसेस और कर सकते हैं। तो हम क्या सिस्टम से ही सॉफ्ट रीसेट करेंगे। सॉफ्ट रीसेट करके हम उसको लिंक चेक करेंगे, लिंक यदि ओके आ जाता है तो हम डेटा भेजेंगे और वो चला जाएगा। लेकिन यदि फिर भी नहीं होता तो हम उनके बीच की कनेक्टिविटी MDCH से PDCH का कनेक्टिविटी चेक करते हैं, वो ओके आता है तो ठीक है, अदरवाइज यदि ओके नहीं आता तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। यदि उसके ओके आने के बाद भी यदि नहीं होता तो हम MDCH का पोर्ट चेंज करके देखेंगे, ठीक है। या कि फिर वो करने पे भी नहीं होता है तो PDCH का SMPS कार्ड या कि कंट्रोल कार्ड में इशू हो सकता है। ये एक सीक्वेंस रहता है हमें एक फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पे हो सकता है, मतलब कम एक्सरसाइज में हम फॉल्ट को कैसे पकड़ें स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। अगला है कि कहाँ पे डेटा नहीं जा रहा, पार्टिकुलर CGDB या पार्टिकुलर PDB में नहीं जा रहा। अब देखिए, तो पार्टिकुलर में नहीं जा रहा, मगर अदर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे PDCH का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके पार्टिकुलर पोर्ट का हो सकता है या कि उनके बीच के कनेक्टिविटी का। तो सेम हम करेंगे, कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे, ठीक है, उनका लिंक स्टेटस चेक कर लेंगे, सॉफ्ट रीसेट करके देख लेंगे। ये नहीं होता तो हम लास्ट में पोर्ट चेंज करते हैं, ठीक है। पोर्ट चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो प्रॉब्लली या कि 100% उसका प्रॉब्लम जो है FRC केबल या उसके कंट्रोल कार्ड या कि SMPS में प्रॉब्लम है। आगे देखें, अनेबल टू सेंड डिस्प्ले सेट ऑफ CGD, मैंने जो बताया था 6 के, यहाँ पे मैंने सेट बताया था। मान लीजिए पहले 6 सेट या दूसरे 6 सेट या तीसरे 6 सेट या जितने का भी सेट तैयार किया गया उसमें नहीं जाता तो उस पर्टिकुलर पोर्ट या कि उनके बीच की कनेक्टिविटी में ही इशू होगी और किसी में भी वो नहीं होगी। इसलिए उसको सॉफ्ट रीसेट करके लिंक चेक कर सकते हैं, इसमें भी नहीं आया तो पोर्ट चेंज करके एक कनेक्टिविटी चेक करके हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जो भी है
बोर्ड्स हैं, चाहे एमएलडीबी हो, एचडीबी हो, पीडीबी हो या सीजीडीबी, कोई कोई लाइन या सभी लाइन का आधा आधा डिस्प्ले आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में 100% प्रॉब्लम क्या होता है, जो एफआरसी होता है उसमें लूज कंटेक्ट या कि उसका फॉल्टी के कारण होता है, जिससे आधे में उसको सप्लाई मिल रहा है या डेटा मिल रहा है और आधे में नहीं मिल रहा है। आ गया तो फ्लक्चुएशंस ऑन डिस्प्ले। कभी कभी देखा होगा कि जलता बुझता रहता है एलईडीज या फ्लक्चुएट होता रहता है, उस केस में एफआरसी का लूज कंटेक्ट या कि बार बार लूज कंटेक्ट होना या कि एलईडी कार्ड का ही खराब होना, उसमें लगभग 90% निकलता है इसका जो फेलियर रहता है। अब दूसरा चीज होता है ग्लोइंग और अनवांटेड एलिमेंट। मान लीजिए कोई डेटा डिस्प्ले कर रहा है, S1 कर रहा है, S2 कर रहा है, या कि ट्रेन का नंबर डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे लाइट जल रही हैं, या कि कुछ ऐसे हैं कि फ्यूज हो गई हैं, जो कि मान लीजिए एक लिखा तो बीच बीच में कट रहा है, या कि ज़्यादा एलईडी जल रहा है, ऐसे केस आते हैं। तो 100% जो प्रॉब्लम होता है वो एलईडी कार्ड में ही होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, पुराने जो कन्वेंशनल टाइप के रहते थे उसमें हम एलईडी को रिप्लेस करते थे, पर्टिकुलर एलईडी को निकाल के उसमें सोल्डिंग करके दूसरा नया एलईडी लगा दें। लेकिन अभी क्या है, एम्बेडेड सिस्टम आ रहा है, उसका एलईडी जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये जो है हम हाथ से फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए जब ऐसा कहीं प्रॉब्लम आता है तो पूरा एलईडी कार्ड ही चेंज करते हैं, और ये पहले के मुकाबले बहुत सस्ता आता है, जितना रिपेयर कॉस्ट आएगा उसमें तो ये नया कार्ड भी आ जाता है। तो हम क्या होता है ऐसे केसेस में एलईडी कार्ड को ही रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अभी और आगे देखें, अभी डिस्प्ले के लिए आ गया, अभी अनाउंसमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अनाउंसमेंट में कैसे कैसे प्रॉब्लम, कभी कभी क्या मैनुअल अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन जो पीसी बेस्ड है, जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट है वो नहीं होते हैं। वो नहीं होते हैं तो क्या होता है कि जो ऑडियो केबल है एम्पलीफायर से लेके केबीएम स्विच तक, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं लूज कंटेक्ट हो सकता है, या कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑडियो सेक्शन का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना, पहले ऑडियो केबल को चेक करना है। ऑडियो केबल यदि ओके है तो वहाँ पे हम लोकल स्पीकर लगा के देखें कि लोकल में अनाउंसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि लोकल में हो रहा मतलब यहाँ सब ओके है, उसके बाहर का प्रॉब्लम है कि जो एम्पलीफायर के बाहर है कहीं ना कहीं वो शॉर्ट सर्किट हो गया, या कि ड्राई शोल्डर हो गया, या फिर डिस्कनेक्ट हो गया। यदि लोकल अरेंजमेंट स्पीकर पे भी नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम अंदर ही है, तो ऑडियो केबल चेंज करके देखिए, या कि मान लीजिए ऑडियो केबल सही है तो फिर पीसी में डायरेक्ट हम स्पीकर को लगा के देखते हैं कि पीसी का आउटपुट आ रहा है कि नहीं। यदि उसमें भी नहीं आ रहा है तो अदर फाइल प्ले करके देखें, अदर फाइल प्ले हो रहा है और जो ट्रेन अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा है तो 100% है कि उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, और उस सॉफ्टवेयर को रिपेयर करें या रीइंस्टॉल करें, ठीक है। एम्पलीफायर प्रॉब्लम है तो मैनुअल अनाउंसमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें। अब दूसरा केस है कि मैनुअल अनाउंसमेंट वर्क नहीं कर रहा, बाकी का वर्क कर रहा है, तो क्या होता है वॉल्यूम में भी प्रॉब्लम हो, मतलब वॉल्यूम उसका बटन है वो कहीं वो हो गया हो, खराब हो गया हो, या कि वो पार्टिकुलर वो जैक खराब हो गया हो, या कि वो जो पोर्ट रहता है माइक का वो खराब हो गया हो, या कि माइक्रोफोन ही खराब हो गया हो। इनको चेंज करके या पोर्ट चेंज करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉइस ऑन अनाउंसमेंट। कभी कभी देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब अनाउंसमेंट होता है उसके साथ बहुत सारा नॉइस आता है, यानी बहुत सारे आवाज़ भी आते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या होता है, उसका अर्थिंग का होता है। प्रॉपर अर्थिंग या ग्राउंडिंग हमारा नहीं होता है एम्पलीफायर में, या कि जो भी सिस्टम है, सीपीयू है और जितना भी सीसीयू का पार्ट है वो सभी कहीं ना कहीं नॉइस जनरेट कर रहे हैं। तो उनकी अर्थिंग कनेक्टिविटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। यदि हाँ अर्थ कनेक्टिविटी भी ओके है तो हो सकता है कि जहाँ भी जंक्शन है या कि
जॉइंट है वहाँ सोल्डरिंग है वो ड्राई हो गया हो या सोल्डर ना हो, उसमें कहीं पे स्पार्क हो रहा हो, या कि जो हमारा केबल है वो इलेक्ट्रिक केबल के साथ साथ गया हुआ है, जिससे उसके जो फ्रीक्वेंसी चेंजेस या कि फ्लक्चुएशन के कारण हमारा नॉइस उसमें आ रहा है। तो ये मेन कारण है कि नॉइस आने का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको समराइज किया, इंफॉर्मेशन के बेस पे भी और इसको मेंटेनेंस के बेस में भी, इंस्टॉलेशन के हर तरीके से मैंने कोशिश किया है। अब देखिए आप इसको एक बार ट्राई करिए, आपको श्योरली है कि बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। इसके बाद भी यदि कोई इशू है, कोई जानकारी चाहिए या कि कुछ, तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।